कटायन इंटरमीडिएट मिला। जब हम लेफ्ट था हमारा हेट्रोलाइटिक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज आरुषि गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, फिजन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो देखते हैं कि क्या होता है फिजन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। फिजन का मतलब है ब्रेक करना। फिजन का मतलब होता है ब्रेकेज या फिर ब्रेक। तो हम आज ये देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे ब्रेक हो सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड दो तरीके से ब्रेक होता है। एक होता है हेट्रोलिटिक फिजन, हेट्रोलाइटिक फिजन, एंड एक होता है होमोलाइटिक फिजन। फिजन का मतलब मैंने आपको बता दिया, ब्रेक करना। तो हम कोवेलेंट बॉन्ड को दो तरह से ब्रेक कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं हेट्रोलाइटिक और एक को हम बोलते हैं होमोलाइटिक। तो अब हम पहले पढ़ेंगे हेट्रोलाइटिक फिजन। तो हेडिंग डालो हेट्रोलाइटिक फिजन। हेट्रोलाइटिक फिजन में क्या होता है, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स गोज टू वन एटम। दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के पास चले जाते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? सपोज करो हमारे पास कोई एटम है X और कोई एटम है Y। इनके बीच में बना कोवेलेंट बॉन्ड। पहले ये बताओ कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। आप लोगों ने पहले भी सीखा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर मेरे पास एक एटम X है और एक एटम Y, तो एक इलेक्ट्रॉन X से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन Y से। ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और बॉन्ड बना लेंगे। यही सीखा था हमने पहले क्लासेस में। अगर सपोज कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब हमें ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करना है। सपोज ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये दो इलेक्ट्रॉन से बना होगा। एक इलेक्ट्रॉन X का होगा और एक इलेक्ट्रॉन Y का होगा। ठीक है, अब हेट्रोलाइटिक फिजन में क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम के पास चले जाएंगे। सपोज Y के पास चले गए और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और हमें मिला X प्लस और Y माइनस। तो हेट्रोलाइटिक फिजन में क्या हुआ, X और Y उसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड था। एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है और वो बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स Y के पास चले गए। तो हमें मिला X प्लस और Y माइनस। मतलब हमें एक मिला कटायन और एक मिला अनायन। इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो Y का था, तो वो उसने ले लिया। उसने X का भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया, इसलिए Y पे माइनस का साइन आ गया, माइनस चार्ज। और X का जो इलेक्ट्रॉन था वो Y के पास चला गया। X का इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, इसलिए X पे प्लस चार्ज आ गया। तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोलाइटिक फिजन, जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के पास चले जाते हैं और हमें मिलता है X प्लस और Y माइनस। एक कैटायन मिलता है और एक अनायन मिलता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, CH3Cl सपोज। अब इसके अंदर क्या होगा, हम ये कैसे पता चलेगा कि X के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन या Y के पास जाएगा? ये इस तरह भी ब्रेक हो सकता है। X और Y है और ये बॉन्ड मैंने इस तरह ब्रेक कर दिया, तो इस केस में X माइनस और Y प्लस मिलेगा। ठीक है, ये अनायन हुआ और ये कैटायन। ठीक है, X माइनस और Y प्लस मिला। तो हम ये लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गोज, एक लाइन लिखो, इलेक्ट्रॉन गोज टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। X और Y में से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने चैप्टर 3 में पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उसको, अगर आप लोग भूल गए तो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है अक्रॉस द पीरियड या लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट।
हमारे पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम। ऊपर से जब नीचे जाते हैं इन अ ग्रुप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। अब अगर हमने एक एग्जांपल लिया था CH3Cl, ठीक है, इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो कार्बन और क्लोरीन के बीच में होगा। ये कंपाउंड इस तरह होगा और इस पे 3 ऐसे हाइड्रोजन्स लगे हुए होंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिख दें CH3, ऐसे ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब इसमें कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। कार्बन और क्लोरीन में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब हमें हेट्रोलाइटिक फिजन करवानी है तो ये जो बॉन्ड है ये इस तरह ब्रेक हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास चले गए और हमें क्या मिला? हमें मिला CH3+ और Cl-। एक कैटायन मिला और एक अनायन मिला। ये हो गया हमारा अनायन और ये है कैटायन। अब क्योंकि ये कैटायन कार्बन पे है तो इसको हम बोलते हैं कार्बोकटायन। क्या बोलते हैं? कार्बोकटायन। कार्बन का N हटा देते हैं और इसको हम कार्बोकटायन बोलते हैं। ये स्पेशल टाइप ऑफ कैटायन है। अगर कार्बन पे प्लस चार्ज होता है तो उसको हम बोलते हैं कार्बोकटायन। अगर किसी भी और एलिमेंट पे प्लस चार्ज होगा तो वो कैटायन है, और कार्बन पे प्लस चार्ज तो कार्बोकटायन, ठीक है। अब एक सेकंड केस देखते हैं। इसमें भी हमारे पास CH3+ है, CH3 है और सपोज यहाँ पे कॉपर लगा हुआ है। अब इस केस में कार्बन और कॉपर में से कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास आ जाएंगे। इस तरह से शो करते हैं हम ये एरो बनाकर। इसका मतलब ये है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास आ गए और इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास चले गए। इस बार हमें क्या मिलेगा? CH3- और कॉपर प्लस। क्यों? क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कॉपर। कार्बन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कॉपर से। इस केस में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था कार्बन से, ठीक है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो माइनस का बन जाएगा और दूसरे वाला कैटायन बन जाएगा प्लस का। इलेक्ट्रॉन्स उसके पास जाएंगे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्यों उसके पास जाएंगे? हमने सीखा भी था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, तो इसलिए ये जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस एलिमेंट पे जाएंगे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस केस में हमें ये कैटायन मिला और ये अनायन मिला। अब ये माइनस चार्ज किसके ऊपर है? कार्बन के ऊपर। अगर कार्बन पे माइनस चार्ज होता है तो हम उसको बोलते हैं कार्ब अनायन। क्या बोलते हैं हम उसको? कार्बो अनायन। CARB एंड देन हम अनायन लिख देंगे। अगर कार्बन पे प्लस चार्ज होता है तो बोलते हैं कार्बोकटायन, कार्बन पे माइनस चार्ज होता है तो कार्बो अनायन। इतना समझ में आया? ये था हमारा हेट्रोलाइटिक फिजन। अब क्योंकि हमने ये नई टर्म्स दिया कार्बोकटायन और कार्बो अनायन, तो हमें इसे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि ये होते क्या हैं कार्बोकटायन और कार्बो अनायन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो कार्बोकटायन। कार्बोकटायन पहली लाइन तो लिख लो, व्हेन कार्बन हैव पॉजिटिव चार्ज। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम बोलते हैं कार्बोकटायन। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी होती है इसकी शेप? ट्राइगोनल प्लेनर। इस तरह से प्लेनर होता है ये कि ये कार्बन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स और इसके ऊपर ऐसे प्लस चार्ज। CH4 कैसा होता है? CH4 होता है टेट्राहेड्रल, लेकिन CH3+ ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर, सिमिलर टू BF3। BF3 भी ट्राइगोनल प्लेनर है, CH3 भी ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसकी क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन
3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। और ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मतलब कमी, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है। खुद देखो, इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के पास के 3 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना होगा, ये वाला बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना होगा, ये वाला। तो टोटल कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस कार्बन पे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। और हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है। और आखिर में आप लिख सकते हो कि इसके पास ऐसे सेक्सटेट कन्फिग्रेशन, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स और इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स ब्रैकेट में, तो कई जगह ये भी लिखा हुआ रहता है। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये तो हो गई हमारी कार्बोकैटायन की प्रॉपर्टीज, इसे लिखो। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन। अब नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन पे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इनको हम 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री भी बोल सकते हैं। दोनों नाम होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, या 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। अब समझते हैं कि ये होते क्या है। सपोज मेरे पास ये 3 कार्बोकैटायंस हैं, ठीक है। अब ये वाला जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये वाला कार्बन फर्दर कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है ये देखना है आपको। ये कार्बन है, इस पे प्लस चार्ज है। जिस कार्बन पे प्लस चार्ज हो वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच्ड है? एक इधर, 1, 2 और 3, ये आगे 3 कार्बन से अटैच्ड है। तो इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री या फिर टर्शियरी कार्बोकैटायन। इस वाले को देखे, इस कार्बन पे प्लस चार्ज है और ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 से जुड़ा हुआ है बस, यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है। ये फर्दर सिर्फ 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री या फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन। इसमें इधर प्लस लगा लो, इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 और 2, तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन। इससे डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए। ये सपोज करो इस तरह से कोई कार्बोकैटायन है, इसको बताओ ये कौन सा डिग्री होगा? इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, ये फर्दर कितने कार्बन से अटैच्ड है? इससे 1, ये डायरेक्टली इससे अटैच्ड है, इससे नहीं है। ये वाला तो इससे अटैच्ड है। हमें ये देखना है ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, उसके आगे की हमें चेन नहीं गिननी कि यहाँ पे 1, 2, 3 कितने कार्बन लग रहे हैं, ये सब नहीं देखेंगे। ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, इसके बगल में कितने कार्बन से। तो इसके साइड में सिर्फ 1 कार्बन है, इसलिए हम इसको बोलेंगे 1 डिग्री। यहाँ पर ये है CH, यहाँ पे चाहे मैं कितने मर्जी बना दूँ ये 1 डिग्री ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर 1 डिग्री 1 कार्बन से अटैच्ड है। अगर सपोज ये वाला हाइड्रोजन हटा के मैंने एक CH3 और लगा दिया, अब ये हो जाएगा 2 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन जो है ये डायरेक्टली
दो कार्बन से अटैच्ड है। और अगर सपोज मैंने यहाँ पे भी CH3 लगा दिया, अब हम इसे बोलेंगे 3 डिग्री। अब ये हो जाएगा हमारा 3 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो हमें ये देखना है ये कार्बन सीधा सीधा डायरेक्टली कितने से अटैच्ड है। इसके आगे मैं कितने भी और लगा दूं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये एक कार्बन से अटैच्ड, ये 2 कार्बन से, और ये 3 कार्बन से। अब नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, आपको बताना है कौन सा नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब जो हमारा टर्शरी कार्बोकैटायन होता है जिसको हम बोलते हैं 3 डिग्री, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इससे कम स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और सबसे कम स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन 1 डिग्री। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे कम स्टेबल सेकेंडरी, और सबसे कम स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न हम आगे देखेंगे जब हम इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे। उस केस में हम इसका रीज़न देखेंगे कि ऐसा क्यों है कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है और 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल है। अभी के लिए आप ऐसे याद कर लो, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन करके दिखाओ। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, या फिर डिक्रीजिंग लगा दो। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है वो बताना है आपको। ये 3 कार्बोकैटायंस हैं, इनको हम नाम दे देते हैं A, B और C। आपको ये बताना है कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा उससे कम, और कौन सा सबसे कम स्टेबल है। ये वाला कार्बन है, इस पे प्लस चार्ज है, ये फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तो ये हो गया प्राइमरी 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये वाला, ये कार्बन है, ये 2 कार्बन से अटैच्ड है 1 और 2, तो ये हो गया 2 डिग्री। और ये वाला कार्बन, इस पे प्लस है, ये 1 2 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया 3 डिग्री। अब हमें ये पता है कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे C, उसके बाद B एंड देन A। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसे नोट कर लो पहले। ये था आपका A पार्ट, ये B पार्ट। ये 3 कार्बोकैटायंस हैं A, B और C। इसमें जो प्लस चार्ज है इस कार्बन पे है, ठीक है, इसमें प्लस चार्ज इस कार्बन पे है, और इसमें प्लस चार्ज इस कार्बन पे है। पहले तो आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सा 1 डिग्री है, 2 डिग्री और 3 डिग्री, फिर आप ऑर्डर में लगा दोगे। ये कार्बन है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन इधर होगा, एक इधर और एक इधर, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 3 डिग्री। यहाँ पे ये कार्बन है, इस पे प्लस है, ये जुड़ा है एक और एक 2 कार्बन से, तो ये हो गया 2 डिग्री। ये कार्बन है इधर, ये जुड़ा हुआ है एक कार्बन से, तो ये हो गया 1 डिग्री। अब हमें ऑर्डर में लगाना है, तो A सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर B, फिर C। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे कम 2 और सबसे कम 1 डिग्री, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो थी कार्बोकैटायन की बात, अब बारी आती है कार्बो अनायन की। यहाँ पे हमने 2 टर्म सीखी थी, एक हमने सीखा था कार्बोकैटायन, एक सीखा था कार्बो अनायन। ऐसे ही सीखा था ना हमने, ये रहा। अब हमने कार्बोकैटायन तो सीख लिया, अब बारी आती है कार्बो अनायन की।
कार कार्बन आयन। कार्बन आयन में क्या होता है, व्हेन कार्बन हैव नेगेटिव चार्ज, जब किसी भी कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा तो हम उसे बोलेंगे कि ये कार्बोन आयन है। एग्जाम्पल CH3 माइनस, CH3 CH2 माइनस, किसी भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगा दो तो वो कार्बन आयन बन जाएगा। इस पे लगा देते हैं या कुछ भी बना के उस पे नेगेटिव चार्ज लगा दो तो वो कार्बन आयन बन जाएगा। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, कार्बन आयन की भी वही 3 टाइप्स होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, जैसे कार्बोकेटाइन की थी। इसमें कुछ अलग नहीं है, बस माइनस चार्ज आ जाता है। टाइप्स ऑफ कार्बन आयन, पहले हम देखते हैं शेप ऑफ कार्बन आयन। इसकी शेप होती है पिरामिडल। कैसी शेप होती है, पिरामिडल, सिमिलर टू NH3, जैसे NH3 की होती है। कार्बन है, 3 उस पे हाइड्रोजन है और एक नेगेटिव चार्ज है जो लोन पेयर की तरह काम करता है ऊपर, इस पे नेगेटिव चार्ज है ये, ठीक है। तो इसकी शेप होती है पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी sp3, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। और ये जो है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन आयन की। इसकी भी 3 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसको हम बोल सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। सेम वही, ये कोई कार्बन आयन है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और इसको मैंने फर्दर एक कार्बन से ज्वाइन कर दिया, इधर 2 हाइड्रोजन। अब ये कार्बन है और ये फर्दर एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बो अनायन या फिर 1 प्राइमरी कार्बो अनायन। अगर मैं इसको अटैच कर दूँ 2 कार्बन एटम से इस तरह और इस पे मैंने लगा दिया माइनस, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी कार्बन आयन। और इसको अगर मैंने 3 कार्बन एटम से अटैच कर दिया तो ये बन जाएगा टर्शरी कार्बन आयन, 3 डिग्री या टर्शरी कार्बन आयन, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर है लास्ट वाले की तरह, कार्बोकेटाइन की तरह, पर स्टेबिलिटी में डिफरेंस आ जाएगा। इसके अंदर कार्बन आयन के केस में 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उससे कम स्टेबल 2 डिग्री है और सबसे कम स्टेबल होता है 3 डिग्री। कार्बोकेटाइन के केस में क्या था, यहाँ पे लिख देते हैं, ये तो है हमारा कार्बो अनायन के केस में, मतलब C- के केस में। और कार्बोकेटाइन के केस में क्या था, C+ के केस में 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री। तो मतलब उसका ऑपोजिट हो जाता है यहाँ पे कि 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। रीज़न हम देखेंगे आगे जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे उस टाइम। तो अब आपको ये याद रखना है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करो, सेम वही, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। लिखो, मैं बोल रही हूँ, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऐसे हमारे पास 3 कंपाउंड्स हैं, A, B और C। आपको इन्हें अरेंज करना है स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। पहले तो बताओ 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। इस केस में नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे है और ये फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो कितना हुआ ये, सेकेंडरी कार्बो अनायन। इसमें इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और ये अटैच्ड है 3 कार्बन पे से, तो ये हो गया टर्शरी कार्बो अनायन। इसमें इस पे माइनस चार्ज और ये एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया 1 डिग्री। अब क्योंकि ये अनायंस है
तो अनायंस के केस में हमें पता है कि 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे ज़्यादा 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सी सबसे पहले, देन ए एंड देन बी। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा किस चीज़ का, स्टेबिलिटी। अगर यहाँ पे प्लस चार्ज होता माइनस की जगह, हर जगह प्लस चार्ज होता, तो ऑर्डर इसका ऑपोजिट हो जाता। यहाँ पे बी, ए और सी लिख देते, अभी माइनस है इसलिए ऐसे है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। ये तो था हमारा हेट्रोलाइटिक फिजन। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक फिजन। ये रहा, हमने पढ़ा था फिजन 2 तरह के होते हैं, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक। अब हमने हेट्रोलाइटिक फिजन देख लिया, उसके अंदर कार्बन आयन और कार्बोकटायन देख लिया। अब चलते हैं हम होमोलाइटिक फिजन की तरफ। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, होमोलाइटिक फिजन। इसके अंदर लिखो 1 इलेक्ट्रॉन goes to each atom and second point लिखो, it results in formation of free radical। अब एक नई टर्म आ रही है आपके लिए, फ्री रेडिकल। क्या होता है ये फ्री रेडिकल, अभी देखते हैं। अब इस केस में क्या होता है, सपोज हमारे पास कोई कोवेलेंट बॉन्ड है, एक्स और वाई 2 एटम्स है, उसके बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना होगा कोवेलेंट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा। अब होमोलाइटिक फिजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा वाई के पास और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एक्स के पास। हेट्रोलाइटिक में क्या हुआ था, हेट्रो के केस में एक्स और वाई था, दोनों इलेक्ट्रॉन्स या तो वाई के पास चले जाएंगे या फिर एक्स के पास चले जाएंगे। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस बेसिस पे हम देख लेंगे। इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन वाई के पास गया और एक इलेक्ट्रॉन एक्स के पास गया। होमो का मतलब होता है सेम। तो जो है दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। अब ये देखो, उस केस में हम क्या करते हैं, इस तरह से कंप्लीट एरो बनाते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, हाफ एरो बनाएंगे। एक एरो का ये वाला पार्ट नहीं बनाते, ये नहीं बनाते। इसका मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन गया, हाफ एरो से शो करते हैं, हाफ एरो। अगर इसको मैं पूरा कर दूं एरो का, तो इसका मतलब हो गया कि दोनों इलेक्ट्रॉन वाई के पास चले गए। लेकिन अगर ऐसे हाफ बनाया तो इसको का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया। इस तरह हमने 2 हाफ एरो बना दिए। इनको जो है कंप्लीट नहीं करा, ऐसे कंप्लीट होते हैं ना, कंप्लीट नहीं करा। ठीक है, ये हाफ एरो। अब बनेगा क्या, इससे हमें मिलेगा x और उस पर ये एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे डॉट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, प्लस y और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। प्लस चार्ज आता है तो बोलते हैं कैटायन, माइनस चार्ज आता है तो बोलते हैं अनायन। इस बार इन दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन है इस तरह ऊपर, क्योंकि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम फ्री रेडिकल, चिंता मत करो। इतना समझ में आया। फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है कार्बोकटायन से, लगभग। फ्री रेडिकल ऑलमोस्ट इक्वल होता है कार्बोकटायन के। स्टेबिलिटी की बात करें फ्री रेडिकल की, तो सेम होती है जैसे कि कार्बोकटायन की होती है। पहले 3 ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। ठीक है, फ्री रेडिकल मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो डिफरेंस समझ आया होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक में। हेट्रोलाइटिक में दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के पास चले जाते हैं, होमोलाइटिक में एक इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
और ये जो हमारा फ्री रेडिकल होता है ये न्यूट्रल स्पीसीज होता है, ये न्यूट्रल होता है। कार्बोकटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है, कार्बन आयन नेगेटिवली चार्ज, और फ्री रेडिकल्स आर न्यूट्रल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज टाइप्स ऑफ रिएजेंट। पहले देखते हैं रिएजेंट होता क्या है। रिएजेंट इज द सब्सटेंस विच अटैक्स द रिएक्टिव साइट ऑफ सबस्ट्रेट। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो, हमारी कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जब होती है, हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन में सबसे पहले हम लेते हैं कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट। सबसे पहले हम लेते हैं कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। उसके अंदर हम डालते हैं अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट इस पे अटैक करेगा। ठीक है, हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, सपोज मैंने ये ले लिया, क्या नाम है इसका? इथीन। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये, क्योंकि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। इसको हम बोलेंगे क्या? सबस्ट्रेट। ये है हमारा सबस्ट्रेट। इसके अंदर मैंने डाला अटैकिंग रिएजेंट, सपोज Br2। ये है हमारा अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, जब हम उसमें अटैकिंग रिएजेंट डालते हैं तो पहले बनेगा इंटरमीडिएट और उसके बाद बनेगा प्रोडक्ट। पहले बनेगा इंटरमीडिएट, उसके बाद बनेगा प्रोडक्ट। अभी तक हमें केमिकल रिएक्शन में इतना पता था, रिएक्टेंट होता है और फिर प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, लेकिन अब से जो है पहले सबस्ट्रेट, उसके ऊपर अटैक करेगा अटैकिंग रिएजेंट, फिर बीच में इंटरमीडिएट बनेगा और देन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब इंटरमीडिएट हो सकता है या तो कार्बोकटायन जो हम अभी सीख कर आए हैं, या फिर कार्बोअनायन, या फिर फ्री रेडिकल। जनरली इन तीनों में से कोई एक इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, या तो अनायन बन जाएगा, या तो कैटायन बन जाएगा, या फिर फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब ये हमने सबस्ट्रेट लिया था, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, उसमें अटैकिंग रिएजेंट डाला, तो ये हमारा इंटरमीडिएट बना। देखो, ब्रोमीन पे प्लस चार्ज है, कैटायन, तो ये हमारा क्या है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बना, और फिर इस इंटरमीडिएट ने फर्दर आगे जाके प्रोडक्ट दे दिया। चिंता मत करो, हम ये रिएक्शंस आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये सबस्ट्रेट था, इस Br2 ने क्या करा? डबल बॉन्ड हटा के एक ब्रोमीन इस कार्बन पे लग गया, इस एक ब्रोमीन इस कार्बन पे लग गया। इसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। आगे पढ़ेंगे डिटेल में, इसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो दोनों ब्रोमीन, पहले एक ब्रोमीन आके अटैच हुआ, इंटरमीडिएट बना, फिर अगले स्टेप में दूसरा ब्रोमीन आके लगा। ठीक है, ये तो पहला एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। इस केस में हमारे पास ये क्या है? सबस्ट्रेट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये, क्या नाम है इसका? बेंजीन। फिर ये हमने लिया हमारा रिएजेंट। रिएजेंट का काम है सबस्ट्रेट पे अटैक करना, इसने सबस्ट्रेट पे अटैक करा, उस पर हमें ये क्या मिला? इंटरमीडिएट। कौन सा इंटरमीडिएट है ये? प्लस चार्ज है, कैटायन है, और प्लस किस पे है? कार्बन पे, तो कार्बोकटायन इंटरमीडिएट मिला। जनरली हमारा इंटरमीडिएट इन तीनों में से ही कोई एक होता है, या तो कार्बोकटायन, या कार्बोअनायन, या फिर फ्री रेडिकल। फिर इसने आगे फर्दर हमें प्रोडक्ट दे दिया, यहाँ पे ये भी आएगा। ठीक है, इसने आगे हमें जाके प्रोडक्ट दे दिया। वो समझ में आया? तो अब हम चलते हैं रिएजेंट्स पे। तो हमें समझ में आया कि रिएजेंट्स क्या होते हैं। रिएजेंट वो सब्सटेंस है जो अटैक करेगा सबस्ट्रेट के ऊपर। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिएजेंट। टाइप्स ऑफ रिएजेंट, हमारे रिएजेंट दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, और एक होते हैं हमारे इलेक्ट्रोफाइल। एक होते हैं न्यूक्लियोफाइल और एक होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। देखो, न्यूक्लियो वर्ड का मतलब है न्यूक्लियस। न्यूक्लियो वर्ड का मतलब है न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब होता है लविंग। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल वो रिएजेंट्स या फिर वो स्पीसीज हैं जो न्यूक्लियस लविंग है। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, पता है ये बात हमको। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो पॉजिटिव चार्ज लविंग है, उसे पॉजिटिव चार्ज जो है पसंद है। तो खुद कैसा होगा वो?
नेगेटिवली चार्ज, हमें पता है ना नेगेटिव जो है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब न्यूक्लियोफाइल वो है जिसे न्यूक्लियस पसंद है, पॉजिटिव चार्ज पसंद है, तो ये खुद होगा नेगेटिवली चार्ज्ड। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं एंड दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अब अगर हम आते हैं इलेक्ट्रोफाइल पे, इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रो वर्ड आया है इलेक्ट्रॉन से और फाइल का मतलब है लविंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इलेक्ट्रोफाइल खुद कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रोफाइल खुद पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और अट्रैक्ट किसकी तरफ होता है, माइनस चार्ज की तरफ। तो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। इतना समझ में आया। या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसके पास। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको भी हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी तो वो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन बहुत एक्स्ट्रा होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और हम इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं, लोन पेयर्स। अगर किसी कंपाउंड पे लोन पेयर्स है मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसको भी हम न्यूक्लियोफाइल में गिनते हैं। दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड और दे हैव लोन पेयर। लोन पेयर वाले कंपाउंड्स को, मॉलिक्यूल्स को भी हम न्यूक्लियोफाइल में गिनते हैं। तो समझ में आया न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल होते हैं पॉजिटिव चार्ज लविंग और खुद कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड। इसलिए हम न्यूक्लियोफाइल को शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूक्लियोफाइल का शॉर्ट। और इलेक्ट्रोफाइल को हम लिख देते हैं E+। क्यों, क्योंकि ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। एग्जाम्पल देखें इनके। एग्जाम्पल, कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, Cn-, OH-, ये सब नेगेटिवली चार्ज हैं और न्यूक्लियस की तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, किसी भी पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जहाँ पे भी इन्हें प्लस दिखेगा ये उसकी तरफ भागे चले जाएंगे। ठीक है, और कोई एग्जांपल दो। F-, Cl-, है ना। वाटर, वाटर को लिख सकते हैं हम न्यूक्लियोफाइल में, बिल्कुल लिख सकते हैं। वाटर में जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर्स होते हैं, वो भी दो दो। अब लोन पेयर्स है, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच है तो न्यूक्लियोफाइल है। या फिर NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स होते हैं तो वो भी न्यूक्लियोफाइल है। BF3 ये होगा न्यूक्लियोफाइल। बोरोन के पास लोन पेयर होते हैं, नहीं होते हैं। बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3, और तो तीनों ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया तो इस पे तो लोन पेयर है नहीं, तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अब इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल में आ जाएगा कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, सपोज Br+, H+, या कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। डेफिशिएंट मतलब कमी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जैसे कि BF3। अब ये BF3 कैसे, या फिर BH3, और एक अभी हमने देखा था CH3+, कार्बोकटायन, प्लस चार्ज भी है इस पे, और हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास। तो ये सब एग्जांपल्स हो गए इलेक्ट्रोफाइल के। अब ये देखते हैं कि BH3 कैसे है। BH3 भी हो सकता है। बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 3, 1, 2 और 3, और हमारे पास 3 हाइड्रोजन्स है तो इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 अपने खुद के, 3 हाइड्रोजन के से आए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हमें पता है कोई भी एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इस पर प्लस चार्ज नहीं है लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है।
कार्बन के केस में भी हमने यही देखा था ना कार्बोकेटायन में, कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, पर उस पर तो प्लस चार्ज भी है, तो हमें दिख भी रहा है कि प्लस चार्ज है, चलो तो ठीक है इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन BH3 में प्लस चार्ज नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो ये था डिफरेंस, ये था हमारे टाइप्स ऑफ रिएजेंट। 2 तरह के रिएजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इसे नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करके दिखाना, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इसे नोट कर लो पहले। अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे खुद से, वीडियो पॉज करो और ये वाला क्वेश्चन करो खुद से, फिर मैं बताती हूँ। अब पहला आता है HS माइनस, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल होते हैं नेगेटिवली चार्ज, है ना, न्यूक्लियोफाइल होते हैं माइनस चार्ज वाले, और इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले। प्लस एक और डेफिनेशन है इनकी, क्या, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। प्लस न्यूक्लियोफाइल के केस में और क्या होता है कि इनके पास अगर लोन पेयर्स हैं तो भी हम उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। न्यूक्लियोफाइल के केस में या तो नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, या फिर उसके पास लोन पेयर होने चाहिए। और इलेक्ट्रोफाइल के केस में या तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। अब पहला देखते हैं, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट BF3, अभी देखा था पीछे बोरोन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन के साथ उसने शेयर कर लिए इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और चाहिए कितने होते हैं, 8 ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रोफाइल, तो वो BF3 इज इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट ये, इसमें माइनस चार्ज दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब नेक्स्ट आता है ये Me3N, Me3 का मतलब है CH3, तो ये कुछ नहीं है, ये इट इज दिस। Me3N को हम CH3 3 बार और N ऐसे लिख सकते हैं। अब ये बताना है आपको न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है। इस पे तो माइनस चार्ज भी नहीं है, प्लस चार्ज भी नहीं है। हम देखेंगे लोन पेयर्स हैं उसके पास। अब हमें पता है नाइट्रोजन के पास यहाँ 2 लोन पेयर्स होंगे, क्योंकि इसके पास लोन पेयर्स हैं, तो ये है न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट Cl प्लस, पॉजिटिव चार्ज है, तो हो गया क्या, इलेक्ट्रोफाइल। ये भी इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि कार्बोकटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। NH2 माइनस, न्यूक्लियोफाइल, माइनस चार्ज है। NO2 प्लस, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे, विच इज़ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये वाला टॉपिक आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आगे जब हम कल की क्लास में रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे उस केस में। अब देखो क्या होता है, हमारी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, एक बॉन्ड से दूसरी बॉन्ड पे जा सकते हैं, एक एटम से दूसरे एटम पे जा सकते हैं। तो हम वो देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करते हैं। पहली मूवमेंट होती है पाई बॉन्ड से एडजेसेंट बॉन्ड पे। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब है, देखो सपोज ये कोई एटम है X, इधर मेरे पास पाई बॉन्ड है और इधर सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, ये पाई बॉन्ड उठ के इधर बगल वाले बॉन्ड पे जा सकता है और इधर जाके वो पाई बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आया। इधर हमारे पास 2 बॉन्ड्स थे, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, और इधर एक ही बॉन्ड था सिग्मा बॉन्ड। ये वाला पाई बॉन्ड उठ के बगल वाले बॉन्ड पे चला गया और वहाँ जाके पाई बॉन्ड बन गया। समझ में आया। ये वाला पाई बॉन्ड इधर से उठ के इधर चला गया और इधर जाके पाई बॉन्ड बन गया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर सेकंड देखें, फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम, इस बार क्या होगा, ये पाई बॉन्ड है, नीचे सिग्मा बॉन्ड है। अब की बार ये इस एटम X पे चला गया। X कोई भी रैंडम एटम है, कुछ भी हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन कोई भी एटम है। तो इस बार ये एटम पे जाके माइनस चार्ज बन जाता है। जब भी पाई बॉन्ड किसी भी एटम पे जाएगा तो माइनस चार्ज बन जाएगा। इस केस में क्या हुआ था, आप ऐसे लिख सकते हो, पाई टू पाई, एक तरफ पाई बॉन्ड था दूसरी तरफ जाके पाई बॉन्ड बन गया। इस केस में क्या हुआ, पाई टू
नेगेटिव चार्ज। पाई बॉन्ड था और वो किसी एटम पे चला गया और नेगेटिव चार्ज बन गया। तीसरा था फ्रॉम लोन पेयर्स टू पाई बॉन्ड। सपोज कोई एटम एक्स है जिसके पास लोन पेयर्स है, जैसे कि NH3 NH2 मान लेते हैं, NH2 यहाँ पे CH और इस पे लोन पेयर्स है, ठीक है। इस C पे कुछ भी अटैच्ड है, मान लेते हैं कुछ भी अटैच्ड है। अब ये जो लोन पेयर्स है ये उठ के इधर जा सकते हैं बगल वाले बॉन्ड पे और क्या बन जाएंगे, ये पाई बॉन्ड। तो ये लोन पेयर्स उठ के बगल वाले बॉन्ड पे चले गए और क्या बन गए, पाई बॉन्ड्स। जैसे कि सपोज इस केस में ये नाइट्रोजन के लोन पेयर्स इधर चले गए और हमें इस तरह से कुछ मिल गया, ठीक है। तो ये लोन पेयर्स जो है पाई बॉन्ड बन सकते। तो ऑर्गेनिक में इस तरह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है और ऐसी मूवमेंट आपको अक्सर दिखेगी। ये मूवमेंट होती है तभी रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है, सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट बन मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। क्या क्या, पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड से नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर से पाई बॉन्ड। इस तरह से 3 मूवमेंट्स पॉसिबल है। इतना समझ में आया? आज की क्लास के लिए इतना ही, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।